कभी कभी ना हम किसी से बात करते हैं और अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है कि कुछ तो है जो ये छुपा रहा है। कभी किसी की मुस्कुराहट पर शक हुआ है, जैसे वो हंसी सच्ची नहीं बस दिखावे की हो, या फिर किसी का साइलेंस ऐसा लगा हो जैसे उसके पीछे हजार बातें छिपी हों। कभी किसी की आंखों में देखा हो और महसूस किया हो कि वो कुछ और कह रही हैं पर लब कुछ और बोल रहे हैं, या कभी किसी के साथ सिर्फ 5 मिनट रहे हो और फिर भी ये समझ गए कि सामने वाला कैसा इंसान है। अगर ऐसा कभी हुआ है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं पीडिया स्क्रिप्ट, जहां हम किताबों से सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि उनमें छिपी समझ, सोच और असली सीख को एकदम असली जिंदगी से जोड़कर लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो शायद हर उस इंसान को समझा सकती है जो हमें उलझन में डाल देता है, कैथरीन चेम्बर्स की हाउ टू एनालाइज पीपल। यह किताब बताती है कि कैसे हम हर इंसान को सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ के टोन, एक्सप्रेशन और उसके छोटे छोटे बिहेवियर से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई ओपन बुक हो। तो चलिए इस किताब के पहले हिस्से की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किसी को एनालाइज करना मतलब क्या होता है। देखो, इंसान हमेशा बोलता नहीं है, पर उसकी बॉडी, उसकी नज़रें, उसके जेस्चर्स, उसकी चाल, सब कुछ बोलते हैं। ये किताब यही कहती है कि अगर हम इन सटल सिग्नल्स को समझना सीख जाए तो किसी को भी किसी भी सिचुएशन में सिर्फ कुछ मिनट में पहचान सकते हैं कि वो कैसा है, क्या सोच रहा है और उसके इरादे क्या हैं। लेखिका कैथरीन चेम्बर्स एक साइकोलॉजिस्ट हैं और वो कहती हैं कि हमारे हर बिहेवियर के पीछे एक हिडन साइकोलॉजी होती है। कोई जब हंसता है, कोई जब हाथ बांध लेता है, कोई जब आंखों में नहीं देखता, इन सब जेस्चर्स के पीछे एक मीनिंग छिपा होता है। और जो इंसान इन मीनिंग्स को डिकोड कर लेता है वो सिर्फ लोगों को नहीं समझता, वो जिंदगी को समझ लेता है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, क्योंकि ये इस किताब का सबसे बड़ा हिस्सा है। बॉडी लैंग्वेज वो चीज़ है जो शब्दों से ज़्यादा सच बोलती है। जैसे जब कोई इंसान बात करते हुए बार बार नीचे देखता है तो इसका मतलब वो या तो घबराया हुआ है या कुछ छिपा रहा है। अगर कोई बात करते हुए बार बार अपना चेहरा छू रहा है तो समझ लो कि वो या तो अनश्योर है या झूठ बोल रहा है। और अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने बैठा है और उसके पैर बाहर की तरफ मुड़े हैं तो शायद उसका मन वहाँ नहीं है, वो बस दिखावे के लिए बैठा है। अब थोड़ा ध्यान दो, ये सब जेस्चर्स हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होते। हर इंसान का बैकग्राउंड, कल्चर और एक्सपीरियंस अलग होता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सल सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो लगभग हर इंसान पर लागू होते हैं, जैसे कि आंखों का कांटेक्ट। जो इंसान तुम्हारे साथ ऑनेस्ट है उसकी नज़रें स्थिर रहेंगी, न ज़्यादा घूरने वाली न बचने वाली। लेकिन जो किसी चीज़ से गिल्ट में है या तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, वो या तो ज़्यादा स्टेयर करेगा ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, या नज़रें चुराएगा ताकि उसका झूठ पकड़ा न जाए। चेम्बर्स कहती हैं कि किसी को एनालाइज करने का पहला गोल्डन रूल है ऑब्जर्व, रिएक्ट नहीं। मतलब पहले सामने वाले को गौर से देखो, उसके हर छोटे मूव को नोटिस करो और फिर एनालाइज करो कि उसका बिहेवियर उसके इमोशंस से मैच कर रहा है या नहीं। मान लो कोई कह रहा है मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, आंखें थकी हुई हैं, तो यकीन मानो वो खुश नहीं है। या कोई कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके हाथ कसकर बंधे हुए हैं, तो फर्क बहुत पड़ रहा है। इंसान के जेस्चर्स उसके वर्ड्स से पहले सच बोल देते हैं। किताब में एक दिलचस्प बात कही गई है, जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका शरीर सेल्फ सूदिंग करता है, जैसे वो अपने हाथ मलता है, गर्दन छूता है या होंठ काटता है। ये सब साइंस बताते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, भले ही वो ऊपर से नॉर्मल दिखे। और अब आते हैं एक और अहम पहलू पर, टोन ऑफ वॉइस। कई बार शब्द नहीं, आवाज़ सच्चाई बोल देती है। अगर कोई अपनी बात बहुत तेज आवाज़ में कह रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्फिडेंट हो। कभी कभी लाउड बोलने वाला इंसान अंदर से इनसिक्योर होता है और वो आवाज़ के ज़रिए खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं जो काम और स्टेडी टोन में बात करता है वो ज़्यादा कंट्रोल में रहता है, उसे खुद पर भरोसा होता है। इस किताब में ये भी बताया गया है कि एनालाइजिंग का मतलब जजमेंट नहीं है। तुम्हें किसी को गलत ठहराने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बिहेवियर के पीछे एक स्टोरी होती है। कभी कभी कोई गुस्से में है क्योंकि वो डरा हुआ है, कभी कोई ज़्यादा बोलता है क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए, कभी कोई चुप है क्योंकि वो पहले बहुत हर्ट हुआ है। तो एनालिसिस का मतलब है समझना, न कि सज़ा देना। अब यहाँ एक छोटी सी बात, अगर आपको अब तक इस ऑडियो बुक समरी से कुछ सीखने को मिला हो या कुछ हेल्पफुल लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पीडिया स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम सोच बदलते हैं। अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, जहाँ कैथरीन चेम्बर्स बताती हैं कि कैसे आप किसी को सिर्फ कुछ सेकंड में समझ सकते हैं। इसे वो कहती हैं स्पीड रीडिंग पीपल, यानी बिना ज़्यादा समय लिए किसी की इंटेंशंस पकड़ लेना। जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो आपका दिमाग 7 सेकंड में उसके बारे में इम्प्रेशन बना लेता है। अब सवाल ये है कि वो इम्प्रेशन सही है या नहीं, और यही जगह है जहाँ साइकोलॉजी काम आती है। स्पीड रीडिंग में सबसे पहले ध्यान देना होता है पोस्चर पर। अगर कोई इंसान सीधा बैठा है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं, तो वो कॉन्फिडेंट है। अगर वो झुका हुआ है या कंधे नीचे हैं, तो या तो वो शर्मीला है या वो खुद पर भरोसा नहीं करता। अगर वो लगातार इधर उधर देख रहा है तो उसका फोकस नहीं है या वो असहज है। चेम्बर्स कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है तो वो अपने जेस्चर्स को कॉन्शियसली कंट्रोल करता है, लेकिन सबकॉन्शियसली बॉडी ट्रूथ बोल देती है। इसलिए अगर तुम ट्रेंड हो जाओ तो इंसान की एक्टिंग और रियलिटी में फ़र्क तुरंत पकड़ सकते हो। अब तक जो बातें हमने सुनी वो किताब के पहले हिस्से का फाउंडेशन है। बॉडी लैंग्वेज, टोन, जेस्चर्स, पोस्चर, ये वो टूल्स हैं जिनसे एनालिसिस की शुरुआत होती है। अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि कैसे इन टूल्स का इस्तेमाल रियल लाइफ सिचुएशंस में किया जा सकता है, जैसे वर्क प्लेस में, रिलेशनशिप्स में या किसी स्ट्रेंजर के साथ बातचीत में। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पहला पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी। और हाँ, अगला पार्ट जल्द ही चैनल पर आएगा, जहां हम बात करेंगे इमोशनल क्यूज और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को पहचानने की टेक्निक्स पर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक या किसी स्पेसिफिक बुक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में बताइए। अगली वीडियो शायद आपकी सुझाई हुई हो। कभी तुमने किसी को कहते सुना है, मैं ठीक हूँ, और फिर भी महसूस किया कि वो झूठ बोल रहा है। वो एक सटल सा वाइब, एक छोटी सी एनर्जी शिफ्ट जो हमें बता देती है कि कुछ गड़बड़ है। यही होती है इमोशनल क्यू। कैथरीन चेम्बर्स कहती हैं कि इमोशंस कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे शब्द भले ही कंट्रोल्ड हों, लेकिन हमारे इमोशंस हमेशा लीक होते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशंस में, आवाज़ में और आंखों की हर हलचल में। अब ज़रा इमेजिन करो, तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो और वो मुस्कुरा रहा है, पर मुस्कान सिर्फ होंठों पर है, आंखों तक नहीं पहुंची। तो समझ लो वो सिर्फ दिखा रहा है कि खुश है, असल में नहीं। क्योंकि जब सच्ची खुशी होती है तो आंखों के कोने सिकुड़ते हैं, प्यूपिल्स फैलते हैं और चेहरे पर वार्मथ आ जाती है। चेम्बर्स इसे कहती हैं द डचेन स्माइल, जो सिर्फ तब आता है जब इंसान जेन्युइनली खुश हो। अब बात करते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस की। ये वो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं जो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए चेहरे पर आते हैं। कभी किसी को गुस्सा आता है लेकिन वो कंट्रोल करता है, फिर भी उसके चेहरे पर पल भर के लिए एंगर की झलक दिख जाती है। या किसी को शर्मिंदगी होती है पर वो प्रिटेंड करता है कि सब ठीक है, लेकिन उसके होंठों का कोना नीचे गिर जाता है या नजरें थोड़ी झुक जाती हैं। ये वही पल हैं जहां सच्चाई छिपी होती है। चेम्बर्स कहती हैं कि जो इंसान इन इमोशनल क्यूज को पढ़ना सीख लेता है वो झूठ और सच में फर्क कर सकता है बिना किसी वर्ड के। लेकिन ध्यान देना, ये स्किल सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं, खुद को भी समझने के लिए उतनी ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को नहीं पहचानते तो हम खुद को गलत लोगों, गलत सिचुएशंस में फंसा लेते हैं। अब आते हैं सबसे मुश्किल लेकिन सबसे पावरफुल टॉपिक पर, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। किताब कहती है हर इंसान को मैनिपुलेट करने की कोशिश कभी ना कभी झेलनी पड़ती है। वर्क प्लेस में, रिलेशनशिप्स में या सोशल इंटरेक्शंस में। मैनिपुलेटर्स वो लोग होते हैं जो दूसरों की इमोशंस को ट्विस्ट करके अपना फ़ायदा निकालते हैं। वो तुम्हें गिल्ट फील करवाते हैं, तुम्हें कंट्रोल करते हैं और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खा जाते हैं। अब सवाल ये है, उन्हें पहचाने कैसे? नंबर 1, वो लोग हमेशा तुम्हें इमोशनली कंफ्यूज करेंगे। कभी बहुत ज़्यादा केयरिंग दिखाएंगे, कभी अचानक कोल्ड हो जाएंगे ताकि तुम इमोशनली अनबैलेंस्ड रहो। नंबर 2, वो तुम्हें ये महसूस कराएंगे कि हर गलती तुम्हारी है। अगर कुछ गलत हुआ तो वो तुम्हें ब्लेम करेंगे, चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो। नंबर 3, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे कमज़ोर करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स के बाद सार्केज़म देंगे ताकि तुम हमेशा उनके वैलिडेशन पर डिपेंड रहो। कैथरीन चेम्बर्स कहती हैं मैनिपुलेटर्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जर्व पैटर्न्स, नॉट मोमेंट्स।
मतलब किसी एक बिहेवियर पर जजमेंट मत दो। देखो वो बार बार क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरह की बातें बार बार दोहराते हैं। मैनिपुलेशन का पैटर्न हमेशा रिपीट होता है, बस सटल तरीकों से। अब सोचो, अगर तुम किसी इंसान के इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज और टोन को समझने में एक्सपर्ट हो गए तो तुम किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल में रहोगे। तुम्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम उसे पहले ही पढ़ लोगे। यही इस किताब का असली मकसद है, दूसरों को एक्सपोज करना नहीं बल्कि खुद को एम्पावर करना। अब कैथरीन चेम्बर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाती हैं, कॉग्निटिव एम्पैथी। इसका मतलब है किसी के इमोशंस को समझना पर उनमें खो जाना नहीं। मतलब अगर कोई दुखी है तो तुम समझो कि वो कैसा महसूस कर रहा है, पर खुद उस दुख में मत डूबो। एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि तुम खुद कमजोर हो जाओ, बल्कि ये कि तुम स्थिति को स्पष्ट दिमाग से देख सको। यही स्किल इमोशनल इंटेलिजेंस की जड़ है। किताब कहती है कि जब तुम किसी को एनालाइज कर रहे हो तो 3 चीजों पर एक साथ ध्यान दो, वर्ड्स, टोन और जेस्चर्स। अगर ये तीनों मैच करते हैं तो सामने वाला ईमानदार है, अगर मिसमैच करते हैं तो कुछ छिपा है। जैसे कोई कहे मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ ठंडी हो, शोल्डर्स टेंस हो, तो समझ लो गुस्सा वही है, बस दबाया हुआ। या कोई कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर उसी बात पर बार बार डिस्कशन करे तो फ़र्क बहुत पड़ता है। अब ज़रा एक रियल लाइफ सीन इमेजिन करो। तुम किसी इंटरव्यू में हो, सामने इंटरव्यूअर है, वो मुस्कुरा रहा है लेकिन उसके सवाल तेज़ हैं, नज़रें गहरी हैं। अगर तुम ट्रेंड हो तो तुम तुरंत समझ लोगे कि वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं, बस तुम्हारी रिएक्शंस ऑब्जर्व कर रहा है। और अगर तुम काम रहो, स्टेडी वॉइस रखो, तो वो इंस्टेंटली तुम्हें कॉन्फिडेंट मानेगा। यही एनालाइजिंग पीपल का प्रैक्टिकल यूज़ है, सिचुएशंस को अपने फेवर में लेना। कैथरीन चेम्बर्स कहती हैं कि एनालाइजिंग लोगों का मतलब उन्हें पढ़ना ही नहीं, बल्कि यह भी जानना है कि हम खुद दूसरों के सामने कैसे दिखते हैं, क्योंकि हर बार जब हम किसी को एनालाइज करते हैं वो भी हमें एनालाइज कर रहा होता है। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज़रूरी स्किल है। अगर तुम खुद को समझने लगो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी रिएक्शंस, तो तुम दूसरों को बहुत गहराई से समझ पाओगे। अब एक बात साफ समझ लो, एनालाइजिंग का मतलब स्पाइंग नहीं है, ये समझ की कला है। ये किताब यही सिखाती है कि कैसे दूसरों के अंदर झांकने से पहले खुद की खिड़की साफ करनी होती है, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर कन्फ्यूजन है तो तुम दूसरे की क्लैरिटी नहीं देख सकते। अब थोड़ा चैनल की बात करते हैं। दोस्तों, अगर अब तक की इस ऑडियो बुक समरी में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ ऐसा जो आपकी सोच या नज़र बदल दे, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो पीडिया स्क्रिप्ट को, क्योंकि यहाँ हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिया जाती है। अब अगला हिस्सा यानी पार्ट 3 सबसे खास है। वहाँ हम बात करेंगे बिहेवियरल क्लस्टर्स, पर्सनैलिटी टाइप्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर, यानी कैसे इन सारी लर्निंग्स को अपने डेली लाइफ में अप्लाई किया जाए, ताकि तुम हर इंसान को पढ़ सको, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, बॉस हो या कोई अजनबी। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक या साइकोलॉजी बुक पर नरेशन करूं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखो। अगली वीडियो तुम्हारे कमेंट पर ही होगी। कभी किसी को देखकर तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि ये इंसान भरोसे लायक है, या फिर किसी और के साथ 2 मिनट में ही वाइब खराब हो गई, बिना जाने कि क्यों? ये सब यूं ही नहीं होता। ये हमारे दिमाग का सबकॉन्शियस रीडिंग सिस्टम है जो इंसान की पर्सनालिटी और बिहेवियर को एनालाइज करता है, भले हमें खुद इसका एहसास ना हो। और कैथरीन चेम्बर्स इस किताब में यही कहती हैं, अगर हम कॉन्शियसली ये स्किल सीख लें तो हम हर इंटरेक्शन को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिहेवियरल क्लस्टर्स की। ये किताब का तीसरा और शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। बिहेवियरल क्लस्टर्स का मतलब है एक साथ दिखने वाले बिहेवियर्स का समूह, क्योंकि अकेला जेस्चर मिसलीडिंग हो सकता है, लेकिन जेस्चर्स का कॉम्बिनेशन सच बोल देता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हाथ बांधकर खड़ा है तो इसका मतलब कई हो सकते हैं। शायद वो डिफेंसिव है, शायद उसे ठंड लग रही है, या शायद वो बस कंफर्टेबल है। लेकिन अगर उसी वक्त उसका बॉडी पोस्चर झुका हुआ है, नज़रें नीचे हैं और आवाज़ धीमी है, तो ये क्लस्टर बताता है कि वो डिफेंसिव या अनकंफर्टेबल है। तो एनालाइजिंग में हमें आइसोलेटेड सिग्नल्स नहीं, क्लस्टर्स को डिकोड करना होता है। अब कैथरीन चेम्बर्स ने इस किताब में 4 प्रमुख पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में बताया है, और इन्हें पहचानना किसी मैजिशियन की ट्रिक से कम नहीं। नंबर 1, द डोमिनेंट पर्सनालिटी। ये वो लोग होते हैं जो हर सिचुएशन में कंट्रोल चाहते हैं। उनकी चाल सीधी, पोस्चर मजबूत और नज़रें डायरेक्ट होती हैं। बात करते वक्त उनका बॉडी लैंग्वेज खुला होता है और वो अक्सर दूसरों की बात बीच में काटते हैं।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोमिनेंस हमेशा एरोगेंस नहीं होती, कभी कभी ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। ऐसे लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर तुम उन्हें एनालाइज कर रहे हो तो याद रखो, उन्हें चैलेंज मत करो, उन्हें रिस्पेक्ट दो और कामली बात करो, तभी वो सुनेंगे। नंबर 2, द इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। ये वो लोग होते हैं जो सोशल होते हैं, चार्मिंग होते हैं और हर जगह सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज खुला, एक्सप्रेशंस एनिमेटेड होते हैं और जेस्चर्स बड़े। वो तेज बोलते हैं, हंसते हैं, कनेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी वो सुपरफिशियल भी हो सकते हैं। अगर तुम किसी इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी के साथ डील कर रहे हो तो उनकी एनर्जी से ट्यून होना जरूरी है, वरना वो डिस्कनेक्ट महसूस करेंगे। नंबर 3, द स्टेडी पर्सनैलिटी। ये वो लोग हैं जो काम रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं लेकिन हर चीज ऑब्जर्व करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज कंपोज्ड होती है, एक्सप्रेशन सटल और टोन सॉफ्ट। ऐसे लोग लॉयल होते हैं लेकिन इमोशनल वल्नरेबिलिटी से डरते हैं। अगर तुम उन्हें एनालाइज करना चाहते हो तो पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी असली फीलिंग्स जल्दी रिवील नहीं करते। नंबर 4, द एनालिटिकल पर्सनैलिटी। ये वो लोग हैं जो हर चीज लॉजिक और रीजन से देखते हैं। उनकी बातचीत प्रिसाइज होती है, जेस्चर्स कंट्रोल्ड और फेस एक्सप्रेशंस न्यूट्रल। वो डिसीजंस लेने में टाइम लेते हैं और उन्हें कंट्रोल और स्ट्रक्चर पसंद है। अगर तुम ऐसे इंसान से बात कर रहे हो तो फैक्ट्स और क्लैरिटी रखो, क्योंकि वो इमोशंस से नहीं एविडेंस से कन्विंस होते हैं। अब कैथरीन चेम्बर्स कहती हैं कि इन चारों पर्सनैलिटी टाइप्स को समझना एनालाइजिंग का बेस है, क्योंकि हर इंसान में इन ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, बस प्रोपोर्शंस अलग अलग होते हैं। कभी कभी कोई डोमिनेंट और एनालिटिकल दोनों होता है, या स्टेडी और इमोशनल। एनालाइजिंग का मतलब है इन लेयर्स को पहचानना और उनके पीछे की मोटिवेशन समझना। अब जरा इमेजिन करो, वर्क प्लेस में तुम्हारा बॉस डोमिनेंट पर्सनैलिटी का है और तुम स्टेडी टाइप के इंसान हो। तो अगर वो तुम्हें हाई टोन में बात करे तो तुम डिफेंसिव महसूस करोगे, लेकिन अगर तुम उसे समझ लो कि वो बस कंट्रोल चाहता है, पर्सनल नहीं ले रहा, तो तुम कामली हैंडल कर सकोगे। यही इस किताब की असली ताकत है, दूसरों को समझकर सिचुएशंस को स्मूथ बनाना। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की। एनालाइजिंग पीपल सिर्फ साइकोलॉजी का खेल नहीं, ये रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल है। सोचो, अगर तुम किसी नेगोशिएशन में हो, सामने वाला बार बार सिर हिला रहा है पर उसके होंठ दबे हुए हैं, तो समझ लो वो दिखावा कर रहा है कि सहमत है, लेकिन अंदर से रेजिस्ट कर रहा है। अब अगर तुम उसे थोड़ा स्पेस दो और कामली पूछो, आप कंफर्टेबल है ना, तो वो खुल जाएगा। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन तुम्हारी पूरी नेगोशिएशन बदल सकता है। या रिलेशनशिप में अगर तुम्हारा पार्टनर बात करते हुए बार बार मोबाइल देख रहा है, शोल्डर्स टेंस हैं और जवाब शॉर्ट हैं, तो इश्यू सिर्फ टॉपिक नहीं, कुछ इमोशनल डिस्टेंस है। वहाँ तुम्हें आर्ग्यूमेंट नहीं, एम्पैथी चाहिए। कैथरीन चेम्बर्स कहती हैं, एनालाइजिंग पीपल इज नॉट अबाउट कैचिंग लाइज, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ। और यही फ़र्क है ऑब्जर्वर्स और एनालाइजर्स में। ऑब्जर्वर बस देखता है, एनालाइजर महसूस करता है। अब किताब के आखिरी हिस्से में वो कहती हैं कि एनालाइजिंग की स्किल को परफेक्ट करने के लिए 3 चीज़ें रोज़ प्रैक्टिस करो। पहली, ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। दूसरी, लिसन मोर देन यू स्पीक। तीसरी, रिफ्लेक्ट बिफोर यू रिएक्ट। जब तुम किसी इंसान से बात करो तो उसे जेन्युइनली सुनो, उसकी नज़रें, जेस्चर्स और एनर्जी फील करो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद माइक्रो एक्सप्रेशंस और इमोशनल शिफ्ट्स पकड़ना सीख जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब कोई कुछ बोलेगा और तुम बिना बोले समझ जाओगे कि वो क्या महसूस कर रहा है। अब कैथरीन चेम्बर्स एक बहुत सुंदर बात लिखती हैं, हर इंसान एक किताब है, फर्क बस इतना है कि कुछ किताबें आसान होती हैं और कुछ को पढ़ने के लिए धैर्य चाहिए। एनालाइजिंग लोगों की कला पेशेंस और कंपैशन से शुरू होती है, क्योंकि अगर तुम दूसरों को बिना एम्पैथी के पढ़ोगे तो तुम बस डेटा कलेक्ट करोगे, लेकिन अगर एम्पैथी के साथ पढ़ोगे तो तुम कनेक्शन बनाओगे, और यही इस स्किल की असली ब्यूटी है। अब दोस्तों, अगर इस पूरी ऑडियो बुक समरी हाउ टू एनालाइज पीपल बाय कैथरीन चेम्बर्स से आपको कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपको लगता है कि अब आप लोगों को थोड़ा और गहराई से समझ सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पीडिया स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम उन किताबों को जीते हैं। और हाँ, अगले वीडियो में हम लाएंगे एक और ज़बरदस्त किताब जो आपको सिखाएगी कि दूसरों के माइंड को नहीं, अपनी सोच को कैसे मास्टर करें। लेकिन वो टॉपिक आपको बताना है। कमेंट में लिखो कि अगला वीडियो किस बुक या टॉपिक पर चाहिए, और मैं वादा करता हूँ अगली बार आपकी कमेंट की हुई किताब ही यहाँ होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखो,
हर इंसान एक कहानी है, बस उसे पढ़ने की कला सीखो और ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी, और अगर दिल को या दिमाग को थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि अगली बार किस टॉपिक या बुक पर सुनना चाहोगे। क्योंकि मैं हूँ निज़ाम और आप देख रहे हैं पीडिया स्क्रिप्ट, जहाँ हम सिर्फ सुनते नहीं, समझते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं। अब इजाज़त दो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नए सोच के साथ। तब तक मुस्कुराते रहो, सीखते रहो, और याद रखना हर इंसान एक कहानी है, बस उसे दिल से पढ़ना सीखो। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप ग्रोइंग।